गुजरात के छोटे से कस्बे में चंदू एक सब्जी की दुकान पर काम करता है, पर मालिक हमेशा उसकी निंदा करता है, जिससे चंदू बहुत परेशान रहता है। दिन भर पड़ा रहता है, नालायक कहीं का। कुछ काम धाम तो करता है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मन लगाकर मेहनत करता हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता कि क्या मेहनत करता है तू? मालिक, मैं सुबह उठकर सबसे पहले मंडी जाकर ट्रक वाले से सब्जियां लेकर आता हूँ, फिर गोदाम में उन सब्जियों को साफ करता हूँ और अलग अलग करके ठेले पर लगाता हूँ। इसके बाद मैं ठेला लेकर पूरे इलाके में सब्जियां बेचने के लिए घूमता हूँ। घूमने से क्या होता है, सब्जी भी तो बिकनी चाहिए ना। वही काम तो करता हूँ मालिक, अगर सब्जियां नहीं बिकती तो ठेला खाली कैसे हो जाता है। काम 2 पैसे का करता नहीं और जुबान चलाने को बोलो तो कैंची से भी तेज जुबान चलती है तुम्हारी। मैंने तो आपको वही बताया जो आपने पूछा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और अपना ठेला संभालो, नहीं तो आवारा जानवर सारी सब्जियां खा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी इस महीने की पगार नहीं मिलेगी, समझे? चंदू कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चंदू अपना ठेला लेता है और बिना नाश्ता किए ही सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ममता और सुनीता दोनों एक एक थैला लेकर चंदू से सब्जियां खरीदने के लिए घर से नीचे उतरती हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ चंदू, तुम कैसे हो? अब क्या बताऊं दीदी, मालिक हर बात पर डांटने लगते हैं। मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, दिन भर की सारी कमाई मालिक को दे देता हूँ, पर मालिक इस बात को समझते नहीं है। तभी पीछे से उसका मालिक आ जाता है और वो चंदू की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो तू अब लोगों से मेरी बुराई भी करने लगा है। एक तो मैंने तुझ जैसे अनपढ़ गंवार को अपने यहाँ काम पर रखा और तू लोगों से मेरी ही चुगलियां करता फिर रहा है। नहीं मालिक, मैं आपकी चुगली नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तू अब सामने भी झूठ बोलने लगा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में। जब सामने ये हाल है तो पीठ पीछे ना जाने तू क्या क्या करता होगा। आज से तू मेरे घर मत आना और मेरा ये ठेला गोदाम में जमा कर देना। पर मालिक, मैंने पूरे महीने काम किया है, मेरा पगार तो दे दीजिए। पगार के बदले ये ठेला तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये मनहूस ठेला, और तुझे कोई पगार भी नहीं मिलेगी। मालिक वहाँ से चला जाता है और चंदू काम से निकलने की वजह से रोने लगता है। रो क्यों रहे हो चंदू? तुम्हें मालिक ने काम पर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम अपना खुद का काम शुरू कर दो। वैसे भी किसी और के भरोसे कितने दिन तक जीते? ममता की बातों से चंदू का आत्मविश्वास बढ़ता है। वो ठेले की सारी सब्जी बेचता है और उससे जमा हुए पैसों से अगले दिन फिर से सब्जी खरीदने की सोचता है। काम तो मैं कर लूंगा, पर रहूंगा कहाँ? जब चंदू को कुछ भी नहीं सूझता और रात बहुत हो जाती है, तो वो रात को अपने ठेले पर ही सो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। कौन आ गया इतनी रात को? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? तभी बादल गरजने लगते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चंदू को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ठेले के नीचे चला जाता है। गली के सभी कुत्ते एक दुकान के नीचे बैठ जाते हैं, पर दुकान वाला उनको वहाँ से भगा देता है। ये सब चंदू ठेले के नीचे से देख लेता है और वो उन कुत्तों को अपने ठेले के नीचे ले आता है। आ जाओ टॉमी, मेरे साथ चलो मेरे ठेले के नीचे। बारिश थम जाने तक तुम वहाँ बैठ सकते हो। सभी कुत्ते चंदू के ठेले के नीचे चले आते हैं। चंदू देखता है कि एक बीमार बूढ़ा कुत्ता ठंड से कांप रहा है। वो अपना गमछा उतारता है और उस कुत्ते के शरीर पर लपेट देता है। कुत्ता एक एहसान भरी नजर से चंदू की तरफ देखता है। तभी बिजली चमकती है और भैरव देवता प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही दयावान हो। तुम्हारे पास खुद रहने के लिए घर नहीं है, पर फिर भी तुम में इन बेसहारों को सहारा देने की हिम्मत है। हे ईश्वर, ये बेचारे बोल नहीं सकते, पर मैं तो इंसान हूँ। मैं समझ गया कि इनको भी बारिश से बचने के लिए कोई छत चाहिए, इसीलिए मैंने इनको अपने ठेले के नीचे सहारा दिया। कुत्ता मेरा वाहन है
और वफादार भी। तुमने मेरे वाहन की सहायता की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचकर अपना परिवार पालता हूँ। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, बस रात काटने के लिए छत नहीं है। जिस ठेले पर तुमने दूसरों को सहारा दिया, वही ठेला तुम्हें भी सहारा देगा। आज के बाद तुम्हारा ये ठेला रात को एक आलीशान घर में बदल जाएगा, जिसमें जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चंदू को वरदान देने के बाद भैरव देवता अदृश्य हो जाते हैं और चंदू का ठेला एक आलीशान जादुई घर में बदल जाता है। चंदू सभी कुत्तों को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ रखी रोटियां कुत्तों को खाने के लिए देता है। ये लो, रोटियां खा लो। सभी कुत्ते बड़े चाव से रोटियां खाने लगते हैं और अब चंदू खुद भी वहाँ रखा हुआ खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब चंदू के मालिक को ये बात पता चलती है कि चंदू का ठेला एक जादुई घर में बदल गया है, तो वो कुछ गुंडों को लेकर चंदू का ठेला छीनने के लिए जाता है। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया मुझे। आपने तो मुझे काम पर से निकाल दिया था ना, अब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तेरे पास मेरा ठेला जो है, मुझे मेरा ठेला वापस कर दे। वो ठेला आपका नहीं है, वो अब मेरा ठेला है। और वैसे भी आपने मुझे मेरा पगार नहीं दिया था। चुपचाप मुझे मेरा ठेला दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। देख रहे हो ना मेरे आदमियों को, ये तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ठेला तो अब वापस नहीं करने वाला। मालिक अपने आदमियों को चंदू को पीटने के लिए इशारा करता है। मालिक का आदेश पाकर सभी गुंडे चंदू को मारने के लिए लाठी लेकर आगे आते हैं। उनमें से एक आदमी चंदू को एक डंडा मारता है। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो गुंडे चंदू की बात नहीं सुनते और उसको पीटने लगते हैं। तभी वो कुत्ते जिनको चंदू ने अपने ठेले के नीचे शरण दी थी, वो ये सब देख लेते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। सभी गुंडे जब चंदू को पीटना बंद नहीं करते, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं। कुत्ते उन गुंडों के पैर पर दांत से काट लेते हैं। मेरा पैर, बचाओ बचाओ। कुत्तों के काटने के डर से सभी गुंडे और मालिक वहाँ से भाग जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, पर मेरे असली दोस्त तो तुम लोग हो। आज के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह होने पर घर गायब होकर फिर से ठेला बन जाता है और चंदू अब अपने उस जादुई ठेले पर सब्जियां बेचने के लिए गांव-गांव घूमता है। पालमपुर गांव में एक गंभीर बीमारी फैल जाती है, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इस गांव में एक अमीर परिवार है जिसका मुखिया बलराज है, जो कि गरीब लोगों से बहुत चिढ़ता है और उन्हें अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। बलराज को एक गरीब उसके घर की ओर आते हुए दिखाई देता है। ए लड़के, कहाँ जा रहे हो? साहब, बहुत भूख लगी है, मैं खाने की तलाश में हूँ। खबरदार, जो मेरे घर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, तो अब तेरे जैसे गरीब भिखारी को खिलाने से मेरा भला होगा? निकल जा यहाँ से, नहीं तो अपने कुत्ते से तेरी टांगे कटवा दूंगा। बलराज का कुत्ता उस गरीब लड़के की ओर दौड़ता है। ये देखकर वो गरीब लड़का यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। बड़ा आया था मेरा भला करने वाला। दूसरी तरफ गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम दीन दयाल है। उसे अपनी तरह सभी गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी है। वो एक किसान भी है, इसलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। इसलिए वो गरीब और असमर्थ लोगों को अपने घर पर खुद खाना बनाकर खिलाने लगता है। अरे शर्माओ मत भाई, अपना ही घर समझो और एक रोटी और खा लो। तभी उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए बलराज आता है। अरे ओ दीनदयाल के बच्चे, बाहर निकल। आप लोग परेशान मत होइए,
आप खाना खाइए, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। दीनदयाल की बात सुनकर सभी गरीब लोग खाना खाने लगते हैं और दीनदयाल घर के बाहर आ जाता है। नमस्ते साहब, आज आपका इस गरीब के घर की ओर कैसे आना हुआ? मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तेरे कारनामे इतने घटिया हैं कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अब क्या गलती हो गई मुझसे सरकार? तू बड़ा दानवीर बना फिरता है ना, तू जाकर सड़कें बनवाना, रास्ते ठीक कर। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू जो ये गरीबों को खाना खिला रहा है, उससे मुझे परेशानी हो रही है। पर साहब, मैं तो इन बेचारे गरीबों को अपने घर पर अपना उगाया हुआ अन्न खिला रहा हूँ, इससे भला आपको क्या तकलीफ है? तू चाहे अपने घर पर खिला या अपनी छत पर खिला, पर ये लोग उड़कर तो सीधे तेरे घर में नहीं आते ना। ये लोग मेरे घर के आगे से होकर गुजरते हैं। पर इसमें बुरा क्या है? ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके पीछे मक्खियां भिनभिनाती हैं और कुछ मक्खियां मेरे घर में भी घुस गई हैं। ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर आज के बाद तूने इनको खाना खिलाया तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर बलराज गुस्से से यहाँ से चला जाता है। दीनदयाल अपना उदास चेहरा लेकर घर के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे हैं, जिन्होंने बलराज की चेतावनी सुन ली है। चाचा जी, क्या आप कल से हमें खाना नहीं खिलाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे घर आ जाना और पेट भरकर खाना खा लेना। खाना खाने के बाद सभी गरीब लोग दीनदयाल के घर से चले जाते हैं। दीनदयाल अपने पड़ोसी बलराज की बातों पर बहुत देर तक सोचता है, पर उसका मन नहीं मानता कि वो इस बीमारी के समय में गरीबों की मदद ना करे। इसलिए वो गरीबों को खाना खिलाना जारी रखता है। ये देखकर बलराज बहुत चिढ़ जाता है और वो एक पंचायत बुलाकर दीनदयाल पर झूठा चोरी का आरोप लगाता है। मैंने इस दीनदयाल को अपना पड़ोसी और दोस्त माना, पर इसने दोस्ती की आड़ में मेरे घर से 5 बोरी अनाज चुराए हैं। मैं नहीं चाहता ये चोर गांव के दूसरे लोगों के घर में भी चोरी करे, इसीलिए इसे गांव से निकाला जाना चाहिए। बलराज की बात सुनकर और गांव वालों के हित के लिए पंचायत दीनदयाल को गांव से निकालने का फैसला करती है। अब दीनदयाल अपना घर छोड़कर गांव से दूर जंगल में जाकर रहने लगता है। वो जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी और एक रसोई घर बनाता है। दीनदयाल अपने बचे हुए अनाज से गरीब लोगों को फिर से खाना खिलाना शुरू करता है, पर अब दीनदयाल के पास धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगती है। वो एक दिन में कई 100 लोगों का खाना बनाता है। इसी बीच जब वो अपने अनाज भंडार में जाता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ आधा बोरी अनाज ही बचा है। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये महामारी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और ऊपर से मेरे घर में राशन भी खत्म होने जा रहा है। मैं कैसे लोगों की मदद करूंगा? दीनदयाल बचे हुए आधे बोरी अनाज से गरीबों के लिए खाना बनाता है, जिससे वो एक थाली में कुछ खाना अपने लिए निकालकर अलग से रखता है। वो सभी गरीबों को खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद जब सभी गरीब वहां से चले जाते हैं तो दीनदयाल अपना खाना निकालकर खाने लगता है। तभी एक बीमार बूढ़ी औरत दीनदयाल के दरवाजे पर आ जाती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दीनदयाल को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है और वो अपने लिए रखा हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देता है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत वहां से जाते हुए दीनदयाल को आशीर्वाद देती है। बेटा, इस महामारी में जब सभी लोग मरीजों से दूर भाग रहे हैं, तब ऐसे समय में भी तुम गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारे इस छोटे से रसोई घर को अनमोल बनाए।
इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए दीनदयाल भूखा ही सो जाता है। भूखा सोने की वजह से दीनदयाल को रात में ठीक से नींद नहीं आती। इसलिए वो सुबह होने से पहले ही उठ जाता है और पानी पीने के लिए अपने रसोई घर की तरफ जाता है, तो देखता है कि उसका पूरा रसोई घर सोने का बन चुका है। हे प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने, पर अब मैं गरीब लोगों की और अच्छे से मदद कर सकता हूँ। दीनदयाल अपने रसोई घर से कुछ सोना निकालकर और उसे बेचकर मिले हुए पैसों से बीमार और गरीब लोगों की मदद करने लगता है। इसी बीच बलराज को भी बीमारी लग जाती है और वो भी मदद के लिए भटकते भटकते दीनदयाल के घर पहुंच जाता है। मैं किस मुंह से माफी मांगू तुमसे दीनदयाल। मैंने पहले तो तुम्हें बहुत परेशान किया और बाद में तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें गांव से निकलवा दिया। कोई बात नहीं साहब, उस वक्त आपके सिर पर अमीरी का घमंड सवार था, पर आज आपको देखकर लगता है कि मेरे सामने कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक गरीब असहाय खड़ा है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। दीनदयाल बलराज को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाकर कुछ दवाइयाँ देता है। इसी तरह से अपने सोने के रसोई घर से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर दीनदयाल बीमारी के वक्त में सभी गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है। ये कहानी है रमनापुर गांव की, जहां बंसी नाम का एक व्यापारी रहता था। वो गांव में दूध और खीर बेचने का काम किया करता था। गांव वालों के मुताबिक बंसी एक खड़ूस और एक बहुत ही लालची आदमी था, दिखने में मुश्तंडा, पहलवान की तरह। इस वजह से गांव वाले उससे डरते थे। बंसी के दुकान के सामने ही कृष्ण भगवान का एक भव्य मंदिर था। भैया 1 लीटर लस्सी दे दो, मेरे घर में आज कार्यक्रम है, पैसे कल आकर दे जाऊंगा। हाँ, पैसे कल तो सामान भी कल। चलो निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो, चलो। बोनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा सामान लेकर आता जाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें आकर पैसे दे जाऊंगा। बंसी उस आदमी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे सामान नहीं देता है। बंसी के इसी चाल चलन की वजह से उससे कोई भी सामान नहीं लेता था। पूरा दिन बीत चुका था, बंसी के दुकान में कोई नहीं आया था। रात के समय एक तकरीबन 11-12 साल का बच्चा बंसी की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वो आकर बंसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख भी बहुत लगी है। एक तो सुबह से कोई आया नहीं और अब आए भी हो तो तुम, और मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई सामान नहीं देता। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो, ये बहुत ही कीमती है। उस रात बंसी ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और दूध और खीर दे दिया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब दुकान खोली तब उसकी नजर मंदिर पर गई, जहां देखा कि कई सारे पुलिस वाले और कई सारे लोग जमा थे। हो न हो इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं? पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लगे। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूँगा? सुनो, तुम जाकर दूसरे दुकान और दूसरे घरों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध की दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहें सर।
पुलिस वाला बंसी के दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ पर? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। मालिक, ये मेरी दुकान है। मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला बंसी की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहाँ मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं, तो उसे देखकर पुलिस वाला बंसी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने चोरी नहीं की। रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल देकर गया। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर बंसी की दुकान को जलाने की सोची। इस चोर ने हमारे भगवान के कानों के कुंडल चुराए हैं। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है। उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने बंसी की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना। अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने बंसी की दुकान पर आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत हो ही नहीं रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। उस आग का धुआं वैसे का वैसा ही था, मानो कोई धुएं का घर हो। बंसी जब जेल से छूटकर अपने दुकान के पास आया, तो वो दुकान जलता हुआ देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई हुई दुकान। हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था। तुमने काम जो वैसा किया है। कोई पानी लाओ, कोई मेरे दुकान को बचाओ। इन गांव वालों ने मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। बंसी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मंदिर का पुजारी आया। मत रो बंसी, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। बस उसमें से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी बंसी के जलते हुए दुकान के अंदर चला गया। तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दुकान से धुआं आ रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी माया है। बंसी भी अपने दुकान के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कोई सामान नहीं चला है। बंसी को वापस आता हुआ देख ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे गांव में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अब दोबारा इस गांव में अगर नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि अपने दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है तू। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती बंसी को गांव के बाहर ले जाने लगे। उतने में ही वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान का रूप लिया और वहाँ प्रकट हुआ। रुक जाओ, आप सब बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? इस बंसी ने आपके मंदिर से आपकी आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए खीर और दूध का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया। इसी वजह से मैं भूख के कारण बंसी की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण
मैं वो भूल चुका था, ये बात सच है। वो आप थे? मैं ये सोच ही नहीं सकता, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए। क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। बंसी के बारे में ना जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम बंसी से ही क्षमा मांगो। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तथास्तु, हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। कृष्ण भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। एक बार रामपुर नाम का गांव था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर पिताजी, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे मिलकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ, और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेके जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दें। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की औरत होती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती और टाइम पे पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेके वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंकते हुए कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धो के सुखाकर और प्रेस करके लाना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब पिताजी से क्या कहूँगी? हे भगवान, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, भगवान ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर नदी के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस पानी में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। मैं एक परी थी, श्राप के कारण मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उस रेत के घर को विशाल जादुई रेत के घर में बदल देती है और वो घर बहुत मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, पर याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता उस विशाल जादुई रेत के घर को आदेश देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर पर ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी आश्चर्य से उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस विशाल रेत के जादुई घर और उस परी के बारे में अपने पिताजी को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते थे,
बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक दिन, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे गांव के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इस तरह बिना घमंड के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई गांव वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। बात क्या है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी पत्नी पेट से है। उसका अंतिम महीना चल रहा है। उसे लेके पुल पार करके डॉक्टर के यहाँ जाना है, पर गांव वालों ने पुल का रास्ता बंद कर रखा है। अब मैं उसे कैसे लेके जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के पास जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी, और नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका, अब तुम जाओ और गांव लौटकर खुशखबरी सुनाना। ये बात गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने गांव वाले की मदद की। सभी लोग उन दोनों को बहुत मान सम्मान देने लगते हैं। एक दिन उसकी मालकिन माही, जो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गई थी, जब वो आती है तो उस घर के बारे में सुनती है। बस इन दोनों की तारीफें सुन रही हूँ। अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के विशाल जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का आदेश देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और आज भी ईर्ष्या से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती हैं, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हुए उस रेत के विशाल जादुई घर में रहते हैं। एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में जॉब करता था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी माँ और पत्नी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की पत्नी घर पर ही रहती थी। ललित बाइक से ड्यूटी पर जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने बाइक खड़ी की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ, इतना शोर क्यों करते हो? बाइक चलाकर इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी खरीद लो। हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन मुन्ना और माँ नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पागल है, वो मान जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गंवार के हाथ में जाने देंगे। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं ही उस जमीन के साथ कोई न्याय कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? साम दाम दंड भेद ऐसे समय के लिए ही है। ललित और उसकी पत्नी योजना बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था। उसकी माँ और पत्नी भी वहीं मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बाइक आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी पत्नी आए थे। भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भैया, बोलो ना। दरअसल मुझे तुझसे परमिशन लेनी थी। भैया, मुझ अनपढ़ से? मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? ये बेचकर तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। माँ, आप कौन होती है रोकने वाली? भाई, माँ इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे पता चलेगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन माँ की है।
सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है, तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो ये कागज पापा के संदूक से मिला। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना भेदभाव कर ही नहीं सकते। माँ, ये पूछने के लिए आपको भी मरकर पापा के पास जाना होगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर माँ और पत्नी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना परिवार के साथ जाकर खेत में उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ, कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं बैठते हैं। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा, जब ईश्वर यही चाहता है तो हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अब घर बनाने में जुट जाता हूँ। मुन्ना अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर बनाने लगा। उसकी माँ ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी बचा हुआ घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों उस पे खूब मेहनत करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। माँ अब सही कहती थी, देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो, कोई षड्यंत्र रचना है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छे की अकल ठिकाने लगा दूं, वो तो फिर भी पागल आदमी था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे यह बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सब पानी में है। माँ माँ देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ माँ, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई साधु महाराज पानी में डूब गए हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। पानी में तैरता हुआ घर मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बस सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी कुटिया थी। मुन्ना, उसकी पत्नी और माँ तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ, तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर ही रुका। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ माँ, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का ही फल है। भगवान सबको सबका फल देता रहे। माँ, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। हाँ माँ। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया और परिवार के साथ वहाँ रहने लगा। मुंबई शहर के नजदीक रामपुर नाम का एक छोटा सा आधुनिक गांव था। उस गांव में अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निधि के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। बाहर से आने जाने वाले सभी व्यक्ति ज्यादातर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में ही भोजन करना पसंद करते थे। अभिमन्यु की पत्नी ग्राहकों के लिए भोजन अपने हाथों से तैयार करती थी। एक दिन की बात है, बैंक का मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी अनीता के साथ अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आया। तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाउमीन की प्रशंसा तो दूर दूर तक है।
आज मेरी पत्नी का चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि सीधा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले आऊं। जी बिल्कुल। क्या है कि ग्राहकों के लिए मेरी पत्नी स्वयं भोजन तैयार करती है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से एक एक प्लेट चाउमीन लगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने खुशी खुशी ताराचंद और उसकी पत्नी को एक एक प्लेट चाउमीन लगवा दी। वाकई अभिमन्यु, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे आपसे एक बात भी करनी है ताराचंद जी। इस महीने मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। मेरा बेटा मुंबई शहर में पढ़ता है और उसकी इस महीने फीस जमा होनी है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें 2 गुना लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट को और बढ़ा लो, इसे एक बहुत अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दो। नहीं ताराचंद जी, मैं अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट में ही बहुत खुश हूँ। मैं और बैंकों के चक्कर काटने से बच गया। ताराचंद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बने एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। ये तो अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से बड़ा और काफी अच्छा मालूम होता है। हाँ, रेस्टोरेंट अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से काफी बड़ा है। ये ब्रजेश का रेस्टोरेंट है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग अभिमन्यु के रेस्टोरेंट का खाना ही पसंद करते हैं। बैंक मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर चला गया। उसकी बातें दूसरे रेस्टोरेंट का मालिक ब्रजेश अपने नौकर सत्यम के साथ पीछे से चुपके से सुन रहा था। सुना मालिक, एक तो इस बैंक मैनेजर ने आपके लोन की फाइल रिजेक्ट कर दी, ऊपर से ये अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के भोजन की तारीफ और कर रहा है, वो भी अपनी पत्नी के सामने, और हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े और मोटे ताले लगते हुए नजर आएंगे। तुमसे कितनी बार बोला है सत्यम कि अच्छा अच्छा बोला करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मालिक? देखिए ना, दिन ब दिन हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सत्यम कि अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारा भोजन उसकी पत्नी निधि तैयार करती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट का भोजन अपनी पत्नी से तैयार क्यों नहीं करवाते? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को तो भोजन बनाना ही नहीं आता। पिछली बार तुमने खुद उसके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए थे और अगले दिन तुम बीमार पड़ गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं। चिंता मत करो सत्यम, मेरे दिमाग में एक योजना है। मुझे पता लगा है कि बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और नया बैंक मैनेजर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारे पैसे बैंक के लगे हुए हैं और उसकी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मैं अपनी खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अभिमन्यु सड़क पर आ जाएगा। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति जिसने बहुत गंदा कोट पहन रखा था रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बर्गर, पिज्जा और एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सत्यम उस व्यक्ति को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो जानते भी हो वो कुर्सी कितनी महंगी है। तुम्हारी वजह से ये कुर्सी भी गंदी हो गई। किस तरह के व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों का सम्मान करना नहीं सिखाया? तुम्हें पता नहीं ग्राहकों से किस तरह से बात की जाती है? हाँ, मुझे सिखाया है, मुझे सब पता है ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। ग्राहक भी तुम्हारे जैसे गंदे कपड़े पहनकर इतने आलीशान और अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं आते। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, और हाँ, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों से उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी आंखों के सामने नजर आने वाला सच भी सच नहीं होता। लगता है कोई पुरानी घिसी पिटी हिंदी पिक्चर देखकर आए हो तुम। तभी वहां पर ब्रजेश आ गया। क्या हुआ सत्यम, क्या बहसबाजी हो रही है? देखिए ना मालिक, इस व्यक्ति ने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। इसके कोट की हालत देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि सालों से कोट की धुलाई ही नहीं हुई है। ऊपर से ये व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई।
हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा नौकर मेरा ऑर्डर लेने की बजाय मेरे कपड़ों को देख रहा है। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे गंदे दिखने वाले व्यक्ति नहीं आते। मेरे नौकर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी शक है कि तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, वो सामने वाले उस रेस्टोरेंट में है। जाओ जाकर वहीं बैठो। ब्रिजेश की बात सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और सीधा अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जी क्या लेंगे आप? मुझे एक चीज बर्गर और बढ़िया सी ब्लैक कॉफी। जी अभी लगवाता हूँ। अभिमन्यु ने तुरंत उस व्यक्ति का ऑर्डर लगवा दिया। वो व्यक्ति बर्गर और ब्लैक कॉफी पीकर बहुत खुश होकर बोला, वाकई मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनी थी। लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट की बिल्कुल सही प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर तो मुझे मजा आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी जेब टटोलने लगा। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना यंग मैन, मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया। कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो आप आकर पैसे दे जाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी जिसमें ग्राहकों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने एक छोटा सा चमकने वाला हीरा अभिमन्यु को पकड़ा दिया। ये तो डायमंड है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये डायमंड नहीं है बेटा, ये एक गैजेट है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। इसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके जाते ही निधि अभिमन्यु से बोली, कौन था ये? पता नहीं निधि, लेकिन वो जो भी था उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का मालिक हो। लेकिन उसने कपड़े तो काफी गंदे पहन रखे थे। किसी के कपड़ों को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता निधि। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की झुर्रियां सब कुछ कह देती हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह ब्रिजेश का रिश्तेदार टिल्लू मैनेजर बनकर बैंक में आया। ब्रिजेश टिल्लू की चापलूसी करता हुआ बैंक में पहुंचकर बोला, मैं आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं ब्रिजेश, इस गांव में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। आपके जैसा ईमानदार बैंक मैनेजर आज के दौर में कहाँ है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे रेस्टोरेंट के सामने अभिमन्यु नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बैंक का मालिक समझता है। उसकी जब मर्जी होती है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट चुकाता है और जब मर्जी नहीं होती नहीं चुकाता। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के अंदर अपना लोन क्लियर कर देना था, मगर आज उसके लोन को पूरे 3 साल हो चुके हैं। पिछले वाले बैंक मैनेजर उसके फेवर में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा पैसा उससे ले लीजिए। अब तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ब्रिजेश, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्तेदारी से ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं आपके एक एक शब्द का मतलब समझ गया। आपके घर पर आपका इनाम पहुंच जाएगा। तो फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। 24 घंटे में अभिमन्यु सड़क पर आ गया, इस बात की खबर तुम्हें मिल जाएगी। अगले दिन बैंक मैनेजर टिल्लू सारे पेपर लेकर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और बैंक के सारे पैसे एक साथ देने की बात करने लगा। मैं सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए। बैंक ने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन पिछले वाले मैनेजर साहब ने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया। वो पिछले वाले मैनेजर थे, मैं नया मैनेजर हूँ। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। 1 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए बैंक में जमा करा दो, नहीं तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बैंक कब्जा कर लेगी। और याद रखना, मुझे इसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर टिल्लू वहां से चला गया। अभिमन्यु बेचारा 1 दिन में इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। बैंक मैनेजर ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु का घर और रेस्टोरेंट कब्जा लिया और अभिमन्यु को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे प्यासे थे।
कि तभी अभिमन्यु को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी कोट की जेब से वही हीरा निकाल लिया। ये तो वही हीरा है ना जो वो गंदा दिखने वाला व्यक्ति देकर गया था। सोच रहा हूँ इस हीरे को बाजार में बेच दूं। अचानक वो हीरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों ओर रंग बिरंगे किरणें फैल गईं। देखते ही देखते अभिमन्यु के सामने एक रेस्टोरेंट खड़ा था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वो कोई जादूगर था? नहीं निधि, मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने कहा था कि ये कोई हीरा नहीं बल्कि गैजेट है। ये तो एक अंदर से बहुत आलीशान रेस्टोरेंट लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निधि और अभिमन्यु उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर के रूप में रोबोट काम कर रहे थे। मिस्टर, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट के नए मालिक और आपका भी मिस। अभिमन्यु खुशी से चीखते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया निधि। बोलिए मालिक, इस रेस्टोरेंट को कहां पर लेकर चलना है? क्या मतलब? इस रेस्टोरेंट को आप अपनी मर्जी से जहां चाहे ले जा सकते हैं। ये आपका हर आदेश मानेगा। मैं समझ गया, ये एक नई तकनीक से बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मैं समझ गया, वो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दिन के बाद अभिमन्यु और उसकी पत्नी उसी चलने वाले रेस्टोरेंट में घर घर जाकर सेवा देने लगे। कुछ ही महीने में अभिमन्यु के चलने वाले रेस्टोरेंट का नाम पूरे गांव और आसपास के शहरों में प्रसिद्ध हो गया। अब किसी को भी कुछ भी खाने की जरूरत होती तो अभिमन्यु का रेस्टोरेंट चलकर उसके पास पहुंच जाता। अभिमन्यु ने कुछ ही महीने में बैंक की सारी रकम चुका दी। कुछ कीजिए मालिक, आपने तो उसे सड़क पर ला दिया था, मगर वो तो सड़क पर चलने वाला ही रेस्टोरेंट ले आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्यम कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पहले तो मेरे रेस्टोरेंट में फिर भी 1-2 लोग आ जाते थे, अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। कौन सी भूल में बैठे हैं मालिक? आपके रेस्टोरेंट में पिछले 2 महीने से कोई ग्राहक नहीं आया। मैं ही बैठा हुआ मक्खियां मार रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आज इस अभिमन्यु का किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। आप क्या करेंगे मालिक? मैं उस रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। सुना है कि जिसको जरूरत होती है वो रेस्टोरेंट स्वयं वहां पहुंच जाता है। इस बार उस रेस्टोरेंट को तुम अपने घर के पास बुलाना, उसके बाद वहीं पर ये सारा खेल खत्म कर देंगे। ब्रिजेश के कहने पर सत्यम ने उस रेस्टोरेंट को अपने घर के पास बड़ी चालाकी से बुला लिया। ब्रिजेश और सत्यम चुपके से उस रेस्टोरेंट में घुस गए। ब्रिजेश के हाथों में एक बड़ा सा बम था, मगर अचानक रेस्टोरेंट में सायरन बजने लगे और एक रोबोट की सेना ने ब्रिजेश और सत्यम को घेर लिया। तुम्हारे हाथों में बम है? ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता चला? तभी वहां पर अभिमन्यु और निधि आ गए। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ब्रिजेश कि तुम ऐसी ही गिरी हुई घटिया हरकत करोगे। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वही गंदा सा दिखने वाला व्यक्ति जो अब बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ था, मुस्कुराता हुआ आया। मुझे देखकर तुम लोग इस तरह से हैरान मत हो। मेरा नाम प्रोफेसर हॉकिंस है। मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। दरअसल इस चलने वाले रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे काफी साल लग गए। उस दिन मैं इस प्रयोग में सफल हो गया था और खुशी के मारे मैं अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था, मगर बाहर मैंने ब्रिजेश की और उसके नौकर की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं समझ गया कि ये अभिमन्यु के लिए आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी जरूर करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये अब तुम्हारा ही रहेगा। मैं इस जैसे और गैजेट्स बना लूंगा। पुलिस ने सत्यम और ब्रिजेश को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभिमन्यु के पास आज भी वो चलने वाला रेस्टोरेंट मौजूद है। एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है।
कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार, अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा? और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहां वो 14 साल से रह रहे थे और वहां जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ।
कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना। मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो। मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा? हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक? इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका की इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे, ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था।
दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे? तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है। मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या? हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। है? क्या? पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है। अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, देख कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक 2 बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो। आपको मुनाफा जरूर होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं
और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं।